हाय, मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं लॉ एंड बिहोल्ड, हिंदुस्तान की वो अकेली पॉडकास्ट जिसमें फीचर करती हैं इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए एक बार फिर से एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जहाँ मैं हूँ, कुछ कहानियाँ हैं और हैं कानूनी बातें, और इन सब के लिए दिस लॉ एंड बिहोल्ड। भारत में टोटल कितने कानून हैं, इसका जवाब तो शायद देश की संसद को भी नहीं मालूम होगा। इन्हीं गुमनाम कानूनों की फहरिस्त में एक बहुत नया नवेला एक्ट है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। आज इसी एक्ट से जुड़े एक केस की बात करेंगे जिसका जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल फिलहाल में दिया है। साल 2007 में ममता की शादी हुई कृष्णनाथ राव के बेटे सुंदर गणेश राव से। 19 जुलाई 2019 को गणेश राव ने सुसाइड कर लिया और इसके बाद कहानी शुरू होती है सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत। कृष्णनाथ राव ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने एक केस फाइल किया। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर ये जो केस था, उसमें जो मांग थी वह ये थी कि ममता को उनके घर से एविक्ट किया जाए, यानी निकाल दिया जाए। इस केस का फैसला 30 जनवरी या 1 फरवरी 2021 को आया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि प्रॉपर्टी के मालिक, जो कि प्रेम विहार नजफगढ़ में है, उसके मालिक सिर्फ कृष्णनाथ राव हैं और वो उसके सोल और एब्सोल्यूट ओनर हैं। जो ममता हैं वो उस घर में अपने एक एसोसिएट या बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी और कृष्णनाथ राव को उन्हीं के घर में नहीं रहने दिया जा रहा था। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि ममता उस घर को खाली करे। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था उसमें ये इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई थी। इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट द कंप्लेनेंट इज द सोल एंड एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी by virtue of a registered GPA dated 19 अक्टूबर 2006। यानी कृष्णनाथ राव के फेवर में एक रजिस्टर्ड GPA था साल 2006 का। The only defense taken by the respondents is that she only exhibited only a copy of a GPA in respect of the suit property which has no legal value। यानी ममता ने एक और GPA की एक फोटो कॉपी दिखाई जिसकी अपने आप में कोई लीगल अहमियत नहीं होती, यानी वो वैलिड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं है। तीसरी बात जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने लिखी कि कंप्लेनेंट को रिस्पोंडेंट और उनकी फैमिली हरास कर रही थी। जो चौथी बात लिखी गई है कि रिस्पोंडेंट यानी ममता अपने एसोसिएट यानी बॉयफ्रेंड, जिनका नाम सचिन लिखा गया है और उनके माँ बाप का नाम नहीं पता, सूट प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, यानी कृष्णनाथ राव के घर में रह रहे हैं विदाउट एनी लीगल राइट। इसलिए इन लोगों को ये घर खाली करना होगा ताकि कृष्णनाथ राव अपने मकान में रह सके। और ये आदेश देते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कि ममता और उनके साथी आर डायरेक्टेड नॉट टू इंटरफेयर इन द पीसफुल लिविंग एंड पोजेशन ऑफ द कंप्लेनेंट इन द सूट प्रॉपर्टी। और इस ऑर्डर को इंश्योर कराने के लिए वो SDM द्वारका और एरिया के SHO कंसर्न को ऑर्डर देते हैं कि इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराएं और उसका कंप्लायंस 30 दिन के अंदर रिपोर्ट करें एज पर सीनियर सिटीजन रूल्स 2009, जो कि दिल्ली में लागू है। DM साहब के इस ऑर्डर को ममता चैलेंज करती हैं एपेलेट अथॉरिटी यानी डिविजनल कमिश्नर के सामने। वो अपना फैसला 12 अप्रैल 2021 को देते हैं। डिविजनल कमिश्नर ये कहते हैं कि कृष्णनाथ राव आर्ग्यू कर रहे हैं कि वो एक सीनियर सिटीजन है, अपने ही घर से बाहर है। ममता का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है किसी और आदमी के साथ, जिसके कारण उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्होंने उन दोनों के कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा था। उन्होंने ये कहा कि ममता और उस आदमी ने मिलके उनके बेटे के सामान को हटा दिया, जिसके लिए उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की थी। उन्होंने कहा कि ममता और उनके एसोसिएट ने उनको मारा जब उन्होंने उन्हें फिर रंगे हाथों पकड़ लिया था अपने बेटे की मौत के 13 दिनों के बाद।
डिविजनल कमिश्नर कहते हैं कि उन्होंने स्टे एप्लीकेशन देखी है, पार्टीज़ को सुना भी, यानी ममता को भी और कृष्णन नाथ राव को भी। वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर देखते हैं, उसमें जो बातें कही गई हैं उन पर गौर फरमाते हैं और कहते हैं कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 एंड दिल्ली रूल्स 2009 अमेंडेड time to time is a welfare legislation, and balance of convenience lies in favor of the respondents, as the Senior Citizen Act and rules have been framed for the benefit and protection of senior citizens' parents so that they can spend their twilight years peacefully. यानी जो ये पूरा एक्ट है ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है, और जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है इस प्रेजेंट केस में वो राव साहब के फेवर में जाता है। एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वह अपने ज़िंदगी के कुछ आखिरी साल आराम से जी सके। प्राइमा फेसी द प्रेजेंट केस डज नॉट सीम टू बी द फिट केस फॉर स्टे ऑन द ग्राउंड स्टेटेड बाय द एप्लीकेंट appellant. Also, the respondent showed video in his mobile phone that indicates that the applicant is having an extramarital affair with some person, and that video recording also contains the abusive language uttered by the appellant. यानी राव साहब डिविजनल कमिश्नर को एक ऐसा वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें ममता उन्हें गाली दे रही हैं, और साथ ही साथ वह वीडियो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का प्रूफ भी है। और इन्हीं कारणों से 12 अप्रैल 2021 को डिविजनल कमिश्नर ममता की अपील में जो स्टे एप्लीकेशन होती है उसे डिसमिस कर देते हैं। इस फैसले को चैलेंज किया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में जो एसडीएम हैं उनके वकील खड़े होकर ये कहते हैं कि कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स हैं, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बनता कि कोर्ट अपना आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करे। ममता के वकील कहते हैं कि फाइंडिंग्स ऑफ द डिविजनल कमिश्नर आर नॉट वैलिड, क्योंकि ममता 50% ओनर हैं उस मकान की, और ऐसे उस प्रॉपर्टी से एविक्ट नहीं की जा सकती। इन सारी बातों पे गौर करने के बाद हाई कोर्ट ये नोट करता है कि ममता की शादी राव साहब के बेटे से हुई 11 मार्च 2007 को, और उनके 2 बच्चे हैं। जो राव साहब के बेटे थे उनकी मौत हो गई अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। इसके बाद राव साहब ने कंप्लेंट फाइल की डीएम के सामने, और डीएम ने एसडीएम से रिपोर्ट मंगाई अंडर रूल 22 क्लॉज 3। उस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद एसडीएम का ये कंक्लूजन आया कि राव साहब के साथ हरासमेंट हो रही थी, उन्हें अपने ही मकान में नहीं रहने दिया जा रहा था। इसके बाद डिविजनल कमिश्नर के भी सिमिलर कंक्लूजन आए हैं वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद, जहाँ पे पिटिशनर का दोस्त यानी ममता का दोस्त उनके साथ रहता हुआ दिखाया गया है, और ममता ने अपने ससुर के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। A perusal of the orders passed by the district magistrate as also the divisional commissioner shows that the finding of both the authorities is that the respondent number 4 yani Rao Saab is not being permitted to reside in his own house and his belongings have been removed. Moreover, there are allegations of ill treatment and harassment of respondent number 4 यानी राव साहब के खिलाफ इल ट्रीटमेंट किया गया है, उन्हें हरास किया गया है। ये कुछ बातें नीचे की जो अथॉरिटीज़ थी जिन्होंने केस पे अपना फैसला दिया है उनके ऑर्डर से निकल के आ रही थी। इसको मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट कहता है, कंसिडरिंग द कंकरेंट फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट गिवन बाय बोथ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड डिविजनल कमिश्नर, this court is not inclined to entertain a challenge to the same in the present writ petition. The factual issues, if any, have to be gone into by the authorities concerned and cannot be dwelled in a petition under Article 227. यानी आर्टिकल 227 के अंदर कोई रिट पिटिशन फाइल होती है एक ऐसे केस में जहां 2 अथॉरिटीज़ ने नीचे अपनी फाइंडिंग दे रखी है, तो हाई कोर्ट फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट में नहीं जाएगा, और ये नोट करते हुए वो ममता की पिटिशन डिसमिस कर देता है। इसके बाद एक आखिरी एफर्ट लगाया जाता है ममता के वकील के द्वारा। वो कहते हैं कि ममता के 2 छोटे बच्चे हैं, माइनर हैं, और उनकी अपील अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि जो डिविजनल कमिश्नर थे उन्होंने सिर्फ स्टे एप्लीकेशन डिसमिस की थी, मेन अपील ऑन मेरिट्स वो स्टिल पेंडिंग। तो वह कहते हैं कि वो अपील पे जल्द से जल्द फैसला किया जाए। इसको ध्यान रखते हुए हाई कोर्ट कहता है, द डिविजनल कमिश्नर शैल मेक एन एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ द अपील एक्सपेडिशियसली। इस जजमेंट का नाम है ममता वर्सेस द स्टेट। जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से
4 मई 2021 को। जजमेंट का लिंक और साइटेशन मिलेगा आपको शो नोट्स में। अगले हफ्ते तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।